नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रेसकार क्लासेस सरदार सर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मेवाड़ रियासत के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ रियासत मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी गौरवशाली रियासत, राजस्थान की सबसे पराक्रमी शासकों की रियासत मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत की बात करें तो मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था गुहिल, या इसी वंश को कहा जाता है गहलोत या गुहिलोत। कालांतर में इसे कहा गया था सिंसोदिया। इन्हें संस्कृत भाषा में बात करें तो गोभिल या गोभिल्ला के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हम जिस रियासत की बात कर रहे हैं तो वो हमारी मेवाड़ रियासत है, और मेवाड़ रियासत में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम गुहिल, गहलोत, गुहिलोत या इसे सिंसोदिया वंश भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश, यानी विश्व का सबसे प्राचीन जो राजवंश था वो राजवंश था गुहिल राजवंश। और जो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो रियासत मानी जाती है वह है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम गुहिल वंश है। मेवाड़ की बात करें तो वर्तमान में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत की बात करें तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो 4 जिले आते हैं, और 4 जिलों की बात करें, एक जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा, एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद, और एक जिला है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़, और एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। यानी मेवाड़ रियासत की बात करें तो वर्तमान में प्रशासनिक रूप से बात करें तो प्रशासनिक रूप से मेवाड़ रियासत का विस्तार भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है। इसी मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम मिलता है वो नाम मिलता है प्रागवाट, मेदपाट, प्रागवाट या मेदपाट था। और इसी बात करें तो यहाँ मेवाड़ की बात करें तो यहाँ प्राचीन काल में एक जनपद था, उस जनपद का नाम था सीवी। यानी प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक जनपद था, उस जनपद का नाम था सीवी। सीवी जनपद की बात करें, इस सीवी जनपद की राजधानी थी जिसका नाम था मध्यमिका। और इसी मध्यमिका की बात करें तो वर्तमान में इसे मध्यमिका को कहा जाता है नगरी, और ये नगरी की बात करें तो नगरी है चित्तौड़गढ़। यानी प्राचीन काल में मेवाड़ क्षेत्र में एक जनपद था, उस जनपद का नाम था सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, इसी मध्यमिका को नगरी कहा जाता है। नगरी नाम स्थान वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ की बात करें तो यहाँ एक जाति थी जिस जाति का नाम था मेद, या उस जाति का नाम था मेर। मेर और मेद जाति का अधिकार था, और इन मेरों पर बार बार बात करें तो आक्रमण होता है। बर्बर लुटेरी एक जाति थी जिसका नाम था मलेच्छा, या इसे हूण कहते हैं।
हूण या मलेच्छा नामक एक बर्बर और लुटेरी जाति का बार बार आक्रमण होता है। इस आक्रमण से परेशान यानी मलेच्छों के आक्रमण से परेशान होकर मेर लोगों ने दमन कर दिया इन्हें मलेच्छों का, और दमन करने के कारण इन्हें कहा गया मेद, और मेद कहा गया। और मेद की बात करें तो दमन करने के कारण संस्कृत भाषा में मेद जाति पाठ का मतलब होता है क्षेत्र, यानी मलेच्छों का दमन करने के कारण इस क्षेत्र को कहा गया था मेदपाट या इसे प्रागवाट कहा गया, और इसी मेदपाट से इस रियासत का नाम पड़ा था मेवाड़ रियासत पड़ा था। और इसी मेवाड़ रियासत की बात करें तो जहां शासन करने वाला वंश था उस वंश का नाम था गुहिल वंश। इस गुहिल वंश की बात करें तो गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में, गुहिल वंश की स्थापना की बात करें तो 566 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक गुहिलादित्य नामक व्यक्ति के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी 566 ईस्वी में। तो इस गुहिल वंश का संस्थापक, इस गुहिल वंश का आदि पुरुष या गुहिल वंश का जो मूल पुरुष कहा जाता है उस व्यक्ति का नाम गुहिलादित्य। गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में मेवाड़ रियासत में एक वंश की स्थापना की थी जिस वंश का नाम था गुहिल। और गुहिल वंश विश्व का सबसे प्राचीनतम राजवंश माना गया है, क्योंकि 566 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया था। लगभग एक ही क्षेत्र पर एक ही वंश के द्वारा 1300 वर्ष तक शासन करने के कारण इस वंश को विश्व का सबसे प्राचीनतम गौरवशाली वंश माना जाता है। इसी मेवाड़ रियासत की बात करें तो इनमें गुहिल वंश और गुहिलों के बारे में पूछा जाता है कि गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उत्पत्ति को लेकर इनके मत की बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत दिए हैं। तो इनकी उत्पत्ति की बात करें तो चारणों और भाटों के ग्रंथों की बात करें तो लिखा गया इन्हें रघुवंशी। और रघुवंशी की बात करें भगवान राम की संतान यानी भगवान राम के पुत्र के संतान यानी कुश के संतान या माना गया चारणों और भाटों के द्वारा, और चारणों भाटों ने इन्हें रघुवंशी बताया गया है। इनके अलावा की बात करें तो इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। और इन मतों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति। उत्पत्ति की बात करें तो एक लेखक का नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल की बात करें तो अकबर के दरबार में और अकबर के नवरत्नों में शामिल था। और इसी अबुल फजल की बात करें तो इन्होंने गुहिल वंश को ईरान का एक शासक था और ईरान के शासक का नाम था नौशेखा आदिल। नौशेखा आदिल यानी इन्होंने ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान बताया है अबुल फजल ने। इनके बात करें दूसरे मत की, और दूसरे मत में लिखा गया है ब्राह्मण वंशज। गुहिलों को ब्राह्मण वंशज की बात करें तो गुहिलों को ब्राह्मण वंशज मानता है राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम था डॉक्टर D.R. भंडारकर। डॉक्टर D.R. भंडारकर की बात करें तो इन्होंने अघाटपुर लेख या आहेड़ लेख के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण वंशज माना है। इनके अलावा की बात करें तो दूसरे इतिहासकार का नाम आता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आनंद नगर लेख के आधार पर माना है कि गुहिल वंश के शासक प्रारंभ में ब्राह्मण थे, इसी कारण इन्हें कहा गया कि ब्राह्मण वंशज थे।
इन्हीं की बात करें तो तीसरे मत की बात करें तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर G.H. ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो इन्होंने गुहिल वंश के शासकों को सूर्यवंशी माना है, यानी इन्होंने गुहिल वंश के शासकों को सूर्यवंशी बताया है और सूर्यवंशी बताया गया डॉक्टर G.H. ओझा के द्वारा। और इन्हीं का समर्थन करता है मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी की बात करें तो मुहणोत नैन्सी ने इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा है। इनके बाद में बात करें तो इनकी मत उत्पत्ति के मत में एक मत आता है जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते। इन्हीं पितामह के द्वारा गुहिलों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक मत दिया था और इन्होंने माना है कि वल्लभी गुजरात के शासक शिलादित्य की संतान। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो इन्होंने गुहिलों को वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान बताया है। इन्होंने लिखा है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है कि गुहिल वंश के शासक वल्लभी नामक रियासत था और वल्लभी नामक रियासत का एक शासक था, उसका नाम था शिलादित्य। इस शिलादित्य के बारे में लिखा है कि 524 ईस्वी के आसपास यहाँ बर्बर मलेच्छ या हूण शासकों का आक्रमण होता है। इस आक्रमण के समय की बात करें तो शिलादित्य इन मलेच्छों के साथ संघर्ष करता हुआ मारा जाता है और इनकी वल्लभी नामक रियासत नष्ट हो जाती है। इसी शिलादित्य की एक पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था पुष्पावती। और पुष्पावती की बात करें तो पुष्पावती गुजरात में अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। उस समय वह गर्भवती थी और गर्भवती होने के कारण उन्हें पता चलता है कि हूणों ने अपने साम्राज्य को नष्ट कर दिया और अपने महाराजा की हत्या कर दी। तब वह इन हूणों से बचने के लिए शरण लेती है गुफा में शरण लेती है और गुफा में शरण लेकर एक पुत्र को जन्म दिया था और पुत्र का जन्म गुफा में होने के कारण उस पुत्र का नाम रखा गया था गुहा। और यही गुहा आगे चलकर बात करें तो यही गुहा कहलाया था गुहिलादित्य। और इसी गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में जिस वंश की नींव डाली थी उसी वंश का नाम, इसी गुहिलादित्य के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था गुहिल वंश पड़ा था। और इस गुहिलादित्य का प्रारंभिक जो पालन पोषण ब्राह्मणों के घर हुआ था, कमलावती नामक ब्राह्मण महिला के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। तो यहाँ डॉक्टर गोपीनाथ और D.R. भंडारकर का मत भी सत्य होता है कि यह प्रारंभ में ब्राह्मण वंश था या ब्राह्मण के घर इनका पालन पोषण हुआ था। इस प्रकार की बात करें तो इस गुहिल वंश का जो संस्थापक कहलाता है गुहिलादित्य। और इसी गुहिलादित्य के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था गुहिल वंश। तो आपको गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में ध्यान रखना है। अबुल फजल ने कहा था कि ईरान का एक शासक था, ईरान के शासक का नाम था नौशेखा आदिल और इन्होंने नौशेखा आदिल की संतान माना है। ब्राह्मण वंशज की बात करें तो डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर G.H. ओझा और मुहणोत नैन्सी ने सूर्यवंशी मानते क्योंकि इनका जो राजकीय ध्वज है, राजकीय ध्वज पर सूर्य का अंकन है। और कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो वल्लभी के शासक शिलादित्य की संतान माना है और इसी शिलादित्य और पुष्पावती की एक संतान थी जिसका नाम था गुहिलादित्य। और इसी गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में इस वंश की नींव डाली थी और इसी गुहिलादित्य के नाम पर इस वंश का नाम गुहिल वंश पड़ा था। गुहिल वंश के शासकों की बात करें तो इनके राजकीय ध्वज की बात करें तो इनका राजकीय ध्वज था इस प्रकार की आकृति में इनका राजकीय ध्वज था।
और इस राजकीय ध्वज की बात करें तो ऊपर लिखा गया, ऊपर अंकन सूर्य का, यहाँ सूर्य की आकृति है, इसी कारण इन्हें कहा गया था सूर्यवंशी। इनके अलावा की बात करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का 115 ग्रेन का चलाया था बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने भी अपने सिक्कों पर सूर्य का अंकन लिखा था। इनके अलावा की बात करें तो रायमल की जो प्रशस्ति लिखी गई है, उस रायमल की प्रशस्ति पर सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा गया है। समर सिंह की बात करें तो चिरवा लेख पर, चित्तौड़ लेख पर भी सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा गया है। तो इस प्रकार की बात करें तो इनके जो राजकीय ध्वज था, राजकीय ध्वज के ऊपर की बात करें तो यहाँ सूर्य का अंकन था। यहाँ एक तरफ की बात करें तो एक तरफ एक भील सेनापति, और भील सेनापति की बात करें तो ये भील सेनापति अपने हाथ में भाला ले रखा है, और ये भील सेनापति की बात करें तो इसका नाम है पुंजा भील, जो कि महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध सेना नायक था। महाराणा प्रताप की बात करें तो ये महाराणा प्रताप की सेना में छापा मार और पहाड़ी मार्गों का प्रसिद्ध जानकार सेनापति था, जिसका नाम था पुंजा भील। दूसरी तरफ की बात करें तो संभवतः एक योद्धा का अंकन है, संभवतः ये महाराणा प्रताप का अंकन होगा। एक तरफ दूसरी तरफ लिखा गया है, यानी गुहिल वंश के योद्धा का चित्र है। और इस प्रकार की बात करें तो मेवाड़ के इतिहास पर, यानी मेवाड़ के राजकीय ध्वज पर ये सूर्य का अंकन और एक भील सेनापति और एक मेवाड़ के योद्धा, संभवतः यह ध्वज महाराणा प्रताप के शासनकाल में बनाया गया। और ध्वज के नीचे लिखा गया है जो दृढ़ राखे धर्म को तो ही रखे किरतार। यानी मेवाड़ के शासकों की बात करें तो मेवाड़ के शासकों का राजकीय वाक्य की बात करें तो राजकीय वाक्य लिखा गया, जो दृढ़ राखे धर्म को तो ही रखे किरतार। ये इनका राजकीय वाक्य, जो शासक धर्म के प्रति अडिग रहेंगे उन शासकों की सदा ही विजय होगी। जो धर्म की अनुपालना होकर जो कार्य करेंगे वो शासक विजय भव रहेंगे, जो विजय की ओर अग्रसर होंगे। ये इनका राजकीय ध्वज है। और राजकीय ध्वज पर बात करें तो सूर्य का अंकन है। सूर्य का अंकन होने के कारण इन्हें सूर्यवंशी लिखा गया है। इनके अलावा की बात करें तो बप्पा रावल के आगे विप्रो लगा गया है, विपर लगाया गया है। और विपर की बात करें तो ब्राह्मण वंशज से इनका ताल्लुकात। और महाराणा कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा की प्रशस्तियों में भी इन्हें ब्राह्मण वंशीय लिखा गया है। ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखता है कि महाराणा कुंभा ने अपने वंश की पूर्ण रूप से तहकीकात करके लिखवाया था कि हम लोग जो मेवाड़ के गोहिल प्रारंभ ब्राह्मण थे, तब भी कुंभा ने अपने वंश के बारे में ब्राह्मण वंशीय लिखवाया था। तो इस प्रकार के इन्हें ब्राह्मण वंशीय भी माना जाता है। तो मेवाड़ के शासकों की बात करें तो मेवाड़ के शासकों की प्रारंभिक बात करें तो रावल शासकों का जो राज तिलक होता था वो भील जाति के द्वारा, यानी ऊंद्री गांव, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ऊंद्री गांव, और ऊंद्री गांव के भीलों के द्वारा प्रारंभिक मेवाड़ के शासकों का राज तिलक किया जाता था। तो विश्व का एकमात्र ऐसा राजवंश है जिनके ध्वज पर किसी जनजाति का चित्र अंकित है, और वो जनजाति थी भील जनजाति। तो भील जनजाति मेवाड़ के एक रक्षक के रूप में, यानी मेवाड़ के शासकों के साथ एक रक्षक के रूप में प्रतीत होती है। इनके अलावा की बात करें तो मेवाड़ के शासकों की बात करें तो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता थे, और कुल देवता की बात करें तो जिनका नाम था एकलिंग नाथ जी। मेवाड़ के शासकों के कुल देवता, मेवाड़ के शासकों के कुल देवता की बात करें तो कुल देवता थे एक
लिंग नाथ जी। मेवाड़ के शासकों के कुल देवता की बात करें तो कुल देवता थे एकलिंग नाथ जी। और एकलिंग नाथ जी की बात करें तो इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी की बात करें तो कैलाशपुरी है उदयपुर के समीप। कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और एकलिंग नाथ जी की बात करें तो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता है। एकलिंग जी की बात करें तो मेवाड़ के शासक मेवाड़ साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मानते थे। एकलिंग जी को अपने आप को स्वयं का दीवान मानते थे। एकलिंग जी जब भी मेवाड़ के शासक अपनी राजधानी छोड़कर बाहर जाते थे, एकलिंग जी से आज्ञा लेते थे। उस आज्ञा को कहा जाता है आशंका लेना। यानी जब भी कभी भी किसी भी वक्त की बात करें, मेवाड़ के शासक अपनी राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र जाते थे, तब एकलिंग जी से आज्ञा लेते थे। आज्ञा लेने को कहा जाता है आशंका लेना। फिर बात करें मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता या आराध्य देवता की बात करें तो वो है चार भुजा नाथ जी। चार भुजानाथ जी की बात करें तो चार भुजानाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है राजसमंद में। और यह है मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता है या आराध्य देवता है। मेवाड़ के शासकों की बात करें कुल देवी। और कुल देवी की बात करें तो वो है बाण माता। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी की बात करें तो कुल देवी थी बाण माता। और आराध्य देवी की बात करें या इष्ट देवी, आराध्य देवी की बात करें तो आराध्य देवी थी चार भुजा माता। और इस माता का प्रसिद्ध जो मंदिर बना हुआ है वो हल्दी घाटी में बना हुआ है। इस प्रकार की बात करें तो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता एकलिंग नाथ जी होगी। इष्ट देवी की बात करें, आराध्य देवी की बात करें तो चार भुजा माता है। इष्ट देवता की बात करें तो चार भुजानाथ जी है। और कुल देवी की बात करें तो वह है बाण माता है। मेवाड़ के शासकों की बात करें तो मेवाड़ के शासक पाशुपत यानी भगवान शिव का एक संप्रदाय है, उसे या लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो पाशुपत या लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी थे। और यह है मेवाड़ रियासत विश्व की एक महान रियासत मानी गई है। मेवाड़ के गुहिलों की बात करें तो गुहिलों की बात करें तो एक तो मोहनोत नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड और मोहनोत नैन्सी ने मेवाड़ के गुहिलों की बात करें तो कुल शाखा मानी है 24। इन्होंने गुहिलों की कुल शाखा मानी है 24 मानी है। जैसे काठियावाड़ी के गुहिले, वागड़ के गुहिले, चाकसू के गुहिले। इनके अलावा की बात करें तो अन्य क्षेत्र में इनके बारे में वर्णन दिया गया है कि गुहिलों की टोटल कुल शाखाएं वो 24 शाखाएं थी। 24 शाखाओं में बात करें तो सबसे प्रसिद्ध गुहिल माने गए हैं मेवाड़ रियासत के गुहिल माने जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगामी हम लोग अगले वीडियो में चर्चाएं करेंगे।